पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर व प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और निरंतर वो उत्तराखंड समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हम आपको रूबरू कराते हैं उनके जीवन के सफर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में। साथ ही होती है उनके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड पिछले कई सालों से जो है उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को जो है दिल्ली एनसीआर में संजोए हुए हैं। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और निरंतर जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में शिवदत्त पंत जी के साथ उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करी और लगातार जिस तरह से वो छोलिया ग्रुप के द्वारा उत्तराखंड में और दिल्ली एनसीआर में प्रवासी समाज में जो है अपने उत्तराखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बचाए हुए हैं। खुद वो है एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन मसक वादक हैं और लगातार जिस तरह से वो दिल्ली एनसीआर में अपनी पारंपरिक वाद्य यंत्रों को, अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, एक अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि आज के समय में इस तरह के कलाकार बहुत कम मिलते हैं और इस तरह के ये जो कलाकार हैं अपनी संस्कृति को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही वहाँ के वाद्य यंत्रों को भी जो है वो निरंतर बचा रहे हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं रमेश नियाल जी, जो एक बहुत ही बेहतरीन मसक बीन वादक है और पूरा ग्रुप चलाते हैं और उसका संयोजन करते हैं। और दिल्ली एनसीआर में इस समय इनके पास 11-15 से ज़्यादा बच्चे हैं जो लगातार इनके ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और छोलिया नृत्यों के द्वारा शादी ब्याह में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और लगातार उत्तराखंड की सामाजिक संस्थाओं में यह अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और उनके लिए उत्तराखंड संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आइए आज हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में हम मुलाकात करा रहे हैं मसक बीन वादक रमेश नियाल जी से। रमेश नियाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में एक मुलाकात में आए, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले शरूर साहब मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया। और मैं अपने कई वर्षों से इन लोकवाद्य यंत्रों का काम कर रहा हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज आपने मंच दिया। नियाल जी, हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर कोई आप बढ़िया से देवभूमि की किसी धुन से लगा दें या मां नंदा की कोई धुन लगा दें हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। जी, मैं आपको मां नंदा देवी की सुनाता हूँ। मसक बीन वादक रमेश नियाल जी हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन धुन सुना रहे हैं मां नंदा की। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन धुन मां नंदा रमेश नियाल जी द्वारा। हाँ नियाल जी सुनो। नियाल जी, आपने जो है सचमुच हमको भी जो है पहाड़ में जो है हमको पहाड़ों की याद दिला दी। क्योंकि जब आपने मां नंदा की धुन सुनाई तो मन हमारा भी पहाड़ में पहुंच गया था। बहुत ही बेहतरीन धुन आपने सुनाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं रमेश नियाल जी, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आपका बचपन बीता और कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली और फिलहाल वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं और क्या कर रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ शरूर साहब। सबसे पहले तो मेरा जन्म गांव में हुआ। मेरा गांव का नाम है मनांत सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा। मैंने वहीं से अपना पढ़ाई शुरू की थी और उसके बाद मैं अपने स्कूल में भी छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहता था।
लोग आज भी मुझे, जो मेरे क्लास के लोग आज भी मुझे मतलब बहुत वो करते हैं। अभी वर्तमान में आप कहाँ रहते मैं हैं और अभी क्या करते वर्तमान में बदरपुर में रह रहा हूँ हैं और क्या करते हैं? मैं अमेठी लॉ स्कूल, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में कार्यरत हूँ। मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक है अपने लोक वाद्य यंत्रों के। मैंने देखा गाँव में ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं। मैंने सोचा मैं क्यों न मैं करूँ जो मुझे आता है। बिल्कुल। कि मैंने धीरे धीरे कोशिश की। ठीक। आज मेरा एक ग्रुप है। ठीक 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 ठीक। मैं अभी आपको पहले बजे मुरली सुना देता हूँ। हाँ, तो अभी हमारे जो है मसक बीन वादक रमेश निहाल जी हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का केले बजे मुरली की धुन सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं केले बजे मुरली की धुन। आप बचपन से ही जो है आप गोपाल बाबू गोस्वामी के गाने सुनते, नरेंद्र नाथ रावल जी के गाने आप सुनते थे, साथ ही आप जो है हीरा सिंह राणा के गाने सुनते थे। फिर आप धीरे धीरे जो है बांसुरी बजाने बैठ गए और बांसुरी जब बजा देते थे तो लोग आपको बड़ा सम्मान देते थे, बड़ा प्रोत्साहित करते थे कि यार आप बजाओ ये धुन, आप सबकी धुन बजाते थे और लोग आपको बहुत पसंद करते थे। क्या था वो थोड़ा किस्सा कुछ याद आ रहा हो? मेरे को किस्सा याद है। तो मैं जंगलों में जाता था गायों के, तो मैं बजाता था, लोग मेरे को प्रोत्साहन करते थे। हमारे वहाँ बड़े बड़े मेले कौतिक होते थे, उसमें जाता था, शादियों में। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं भी क्यों ना थोड़ा थोड़ा इस काम को, लोगों ने मेरे को उत्साह किया कि आप तो इतने अच्छे धुन बजाते हो। तो हर कहीं भी प्रोग्राम होते थे मुझे बुलाते थे स्कूल टाइम पर। यानी हम कह सकते हैं कि आपने जो ये बांसुरी की शुरुआत करी है गांव से ही शुरू कर दी थी और लगातार, क्योंकि कुमाऊं में हमने देखा है कि ज़्यादातर छोलियाएँ टीम बहुत होती है, छोलियारों की टीम बहुत होती है और वहाँ काफ़ी चलता है ये हर कौथी, चाहे वो आपका कोई भी कौथिक होता है उसमें जो है छोलिया टीम आती हैं, बागेश्वर में हो, उत्तरायणी कौथिक हो गया। तो क्या कभी मन करा आपका कि मैं भी छोलियार की टीम में शामिल हूँ, मैं भी मसक बीन बजाऊँ और मैं भी जो है उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करूँ? जी, मेरे को बड़ा शौक था ये छोलिया का, अपने उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र जितने भी हैं, मेरे को हर चीज़ का शौक है थोड़ा थोड़ा। तो बड़ा अच्छा लगता था लोग, मतलब मेरे को ये काम करने के लिए मेरा मन करता था कि मैं भी ऐसा करूं। मतलब ऐसे मेरे मन में विचार आए, फिर मैंने धीरे धीरे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो ढोल हो, दमा हो, नागर हो, रोटी हो, नरसिंगा हो, मसक बीन हो, तो ये जो भी कलाकार जो इसके काम कर रहे हैं, कैसा लगता है उनके साथ जुड़ के आपको और कैसा महसूस होता है आपको कि मैं भी इनके एक हिस्सा हूँ? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने उत्तराखंड संस्कृति के लिए कुछ कर रहा हूँ। बड़ा मतलब दिल खुश होता है सर। ये हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कोई अपनी मनपसंद धुन, क्योंकि हम चाहते हैं कि बारामासा बेड़ू पाखो बारामासा जो है हमारे उत्तराखंड का जो एक सदाबहार गाना है और हर कार्यक्रमों में इसकी धुन जरूर बजती है। तो हम चाहते हैं रमेश निहाल जी कि आप भी हमारे दर्शकों को एक बढ़िया सी धुन सुना दीजिए। सर, मैं जहाँ भी प्रोग्राम में जाता हूँ ये बेड़ू माको, ये तो मुझे बेड़ू पाको वाला लगाना ही पड़ता है। लोग इस गाने को मेरे बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसमें लोग झूम उठते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपको इसकी धुन सुनाता हूँ। धन्यवाद।
रमेश नयाल जी द्वारा हमें बहुत ही सुंदर जो है बेड़ू पाखो बारामासा की धुन सुनाई दी, क्योंकि यह धुन जो है हमारे उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध धुन है और लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हो, चाहे वो मंचों पर हो, कौथिगों में हो, सब जगह जो है बारामासा की धुन लगाई जाती है। रमेश नयाल जी द्वारा हमारे दर्शकों को बहुत ही सुंदर ये धुन सुनाई दी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी यह धुन पसंद आई होगी। नयाल जी, आप लगातार जो है उत्तराखंडी गीत संगीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता रहा। आप जो है कई धुनों को जो है बांसुरी के द्वारा बजाते थे, लेकिन कुमाऊं में जो है हमने देखा कि छोलिया की बड़ी डिमांड होती है। जहाँ भी सांस्कृतिक या कौथिग होते हैं, छोलियाओं की पूरी टीम जाती है। तो कभी कैसा लगता है जब छोलिया अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, मसक बीन, ढोल और दमो, नगाड़ा, रणसिंगा के बीच में जब वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए वो काम करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है जब हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। हमारा वहाँ पर बड़े बड़े कौतिक लगते हैं, बागेश्वर हुआ, नंदा देवी में हुआ, द्वारा आठ में हुआ, तो हम लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, हमारा स्वागत किया जाता है। हमारे उत्तराखंड में छोलिया बहुत ही लोग उसको मानते हैं। हर शुभ काम में हमारे अलग अलग यूनिफॉर्में होती हैं, ड्रेस होती है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि कुमाऊं में जो है छोलिया की टीमें होती हैं, छोलिया की कई सारे ग्रुप हैं जो लगातार इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। जी, हमें बहुत ही अच्छा लगता है सर ये काम करना अपने ग्रुप के साथ, और हमारा वो है। तो यानी लगातार आप जो है 80-85 के बीच जो है गांव में जो है लगातार संगीत के प्रति आपका रुझान रहा, छोलियाओं नृत्यों को आप देखते रहते थे, कौथिगों में आप जाते रहते थे। उसके बाद 1986 में जो है आप दिल्ली आ गए, लेकिन आपने जो पारंपरिक जो आप मसक बीन बजाते थे वो दिल्ली में आपने जो है शुरू नहीं किया। आखिर क्या कारण था कि दिल्ली में आपने इसकी शुरुआत नहीं करी? जी, इसलिए नहीं किया था, तब मैं किराए के मकान में रहता था, मेरे छोटे बच्चे थे, पढ़ाई के मैं काम मेरा वैसे जारी था, मतलब बजाने बुझने का नहीं था, वैसे अपने घर में प्रोग्राम, लोग इधर उधर से मेरे से जब संपर्क में आते थे तो मैं लगा रहता था। फिर मेरे बच्चों ने ही बोला कि अभी जब तक हम पढ़ लिख ना लें, फिर आप इसको अभी बंद कर दो। तो फिर सर मैंने हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि उतनी कमाई नहीं होती, एक कलाकार को उतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपना परिवार का गुजारा चला सके। जी, पैसे भी नहीं मिलते थे उस टाइम तो। अब तो फिर उसके बाद मैंने ये अभी 8-10 सालों से इसको शुरू किया सर, क्योंकि कुछ अपना खर्चा पानी भी चल जाता है। लेकिन आपके मन में जो है हमने देखा कि सदैव जो है उत्तराखंड के प्रति एक प्रेम बना रहता था। आपका मन हमेशा करता था कि भाई मैं मसक बीन फिर से दोबारा बजाऊं, और उसी को जो है आपने फिर से जो है दिल्ली में शुरुआत की। तो जब आप जॉब करते थे तो साथ साथ में आपका मन क्या करता था कि मैं खुद बजाऊं या दोबारा शुरू करूं? जी, मैंने कहा कि मैं खुद भी दोबारा शुरू करूं। अब मेरा बड़ा मतलब इससे बड़ा लगाव था मेरे उत्तराखंड की अपनी संस्कृति के लिए। मैं चाहता था मैं भी कुछ करूं, कुछ हिस्सा बनूं अपने उत्तराखंड के लिए। फिर हमें ऐसे पुरस्कार भी मिलते रहे जहाँ जहाँ गए हम। आप जो है अमेठी में जॉब कर रहे थे और लगातार कई सालों तक आप जॉब करते रहे वहाँ पे। उसके बाद आपका मन करा कि भाई मैं फिर से दोबारा जो है अपने पारंपरिक लोक नृत्यों की तरफ छोलिया ग्रुप्स और अपना खुद का ग्रुप बनाऊं। आपने अपना खुद का ग्रुप बनाना शुरू करा और आप ने जो है कई कलाकारों से आप दिल्ली एनसीआर में मिले। क्या है, थोड़ा सा बताइए। सर मेरे पास पूरे मेरे ग्रुप में कम से कम अभी वैसे मेरे पूरे जितने ग्रुप है मेरे पास 20-25 आदमी का ग्रुप है। मेरा उत्तराखंड रंग तरंग के नाम पर है, उत्तराखंड रंग तरंग बैंड के नाम पर है। मैं हूँ एक, हमारे रमेश बिष्ट जी हैं मेरे साथ जो मेरे हर टाइम मदद करते हैं। मुझे कुछ भी वो चाहिए तो वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प करते हैं। जी नयाल जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक और बढ़िया सी धुन आप सुना दें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो है भानुमती वाला जो गीत है बहुत ही पसंद करते हैं लोग, और शादी ब्याह में खास तौर से जब वो बजता है तो सारे झूमते नाचते गाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी जो है धुनों पे जो है आज जरूर नाचें। तो हमारे दर्शकों को आप एजारे भानुमती वाला मसक बीन को। जी शुरू साहब मैं सुनाता हूँ आपको।
नयाल जी, बहुत ही बढ़िया आपने जो है धुन सुनाई। सचमुच जो है दिल झूमने का करने बैठ गया था। लेकिन आपने जिस तरह से जो है एजारी भानुमति हमारे दर्शकों को सुनाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद शिरोड़ी साहब, आपका बहुत बहुत। मैं तो आपका हमेशा धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझे कम से कम इस लायक तो समझा, आपने मंच से दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हमारी तो दिल्ली में कोशिश तो कितने लोग हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ी पूछते हैं, कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरा बड़ा सौभाग्य है आपसे कि आपने मुझे सब लोगों के सामने रूबरू कराया। मैं आपका तहे दिल से भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए रमेश निहाल जी, हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभाओं को, उनके हुनर, कला और प्रतिभा को जो है मंच दें, लोगों तक पहुंचाएं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है उत्तराखंडी कलाकारों को, उत्तराखंडी साजबाज के वाद्य यंत्रों को और साथ ही जो है टेक्नीशियन को भी जो है हम मंच दें और अपने इस एक मुलाकात के कार्यक्रम के द्वारा उनको जन जन तक पहुँचा के उनकी एक पहचान दिलाएँ कि आखिर वो जिस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, एक सराहनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नयाल जी, आपने दिल्ली में आकर फिर अपना एक ग्रुप बनाया, उत्तराखंड रंग तरंग बैंड। उसकी शुरुआत कैसे हुई और किन किन लोगों से आप जुड़े और कैसे आपने ग्रुप को तैयार किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। शिरोड़ी जी, सबसे पहले तो मैंने इस ग्रुप के लिए अपने गांव से भी अपने भाई लोगों को बुलाया, उनको सिखाया घर में, किसी को ढोल बजाना, किसी को रोटी बजाना, सबको अलग अलग छोलियाँ कराना, सबकी मैंने ट्रेनिंग भी दी सबको। और फिर लोगों से मैं अपने मिलते रहा, अपना दिल्ली में एक ग्रुप तैयार करने के लिए। उसमें काफ़ी लोगों का मेरे को सहयोग भी है। कितने लोगों की टीम है आपकी? मेरी 15-20 लोग हैं करीब मेरे पास। उसमें जैसे ढोल वाले 4 हो गए, 2 रोटी वाले हो गए, मशीन बीन वाले भी मेरे पास 2 हैं। मैं खुद भी मशीन बीन बजाता हूँ जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे मेरा मतलब अच्छा रहा कि मेरे आपने जब ग्रुप बनाया तो दिल्ली एनसीआर में जो है आपको कितनी शुरुआत में दिक्कतें हुई, या आपको किस तरह से स्टेज कार्यक्रम मिले, किस तरह से लोगों तक आप पहुँचे और लोग आपको किस तरह से पहचानने लगे, उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? मैंने बड़ा संघर्ष किया सर। उसके लिए भी मैं समाजसेवी काफ़ी लोगों से मिला, उनसे संपर्क किया मैंने। फिर मेरे को मतलब हमारे गुरु शिवदत्त पंत जी ने मंच भी दिए अपने साथ ले जाके। मतलब ज़्यादातर काम मेरा उनके थ्रू ही चला। जैसे हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध मंच संचालन हमारे शुरू भाई है, उन्होंने मेरे को बाहर भी भेजा कई बार। मतलब ऐसे ऐसे मेरा दायरा बनता गया। मैंने काफ़ी दिक्कत भी आई पहले मुझे इस काम में, लेकिन अब जो है ऊपर वाले की कृपा से। तो आज जो है आप जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, शादी ब्याहों में आपकी बड़ी डिमांड आती है और जब भी कोई कौथिक होता है तो वहाँ भी आपकी अब डिमांड आती है? जी, मेरे बहुत जगह से डिमांड आती है सर। कौतिकों में, शादी में, कोई भी शुभ काम में हो उसमें मुझे बुलाया जाता है बड़ा सम्मान के साथ। मतलब जो भी मुझे बुलाता है, और जैसे किसी में की थ्रू गया मैं यहाँ से अहमदाबाद का एक इंजामल आपको देता हूँ। मैं शुरू भाई ने बोला वहाँ जाओ, लेकिन मेरे को इतना बहुत सम्मान मिला वहाँ पर। मैं तो उनको नहीं जानता था, उन्होंने शुरू भाई ने बोला मेरी बात होगी आप वहाँ जाओ, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि वहाँ जाके बड़ा अच्छा सम्मान मिला मुझे। नेहल जी, हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में जो है कई ग्रुप हैं जो छोलिया ग्रुप्स चलाते हैं, चाहे नरेंद्र पंथरी जी हो गए, हमारे इजराइल जी हो गए, शायद हमारे अगारी भाई हो गए, ठीक है, और भी कई जोशी जी हैं, कई इस तरह के ग्रुप हैं, प्रकाश आर्या है। तो क्या लगता है कि आप लोग सब मिल के काम करते हैं या किस तरह से आप लोगों का तालमेल रहता है? अपना अपना ग्रुप है। अगर हमको कहीं उनसे ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं, अगर किसी और से मेरे से उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम वैसे मिलजुल के ही ये काम करते हैं। तो इसमें मेरा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रमेश बिष्टी जी हैं मयूर विहार में, धौलाखंडी जी हैं, उन्होंने भी मेरे को इस काम में शुरू में बहुत मेरी मतलब मदद की है। हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं धौलाखंडी जी, ललित मोहन धौलाखंडी जी, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। कैसा लगता है जब दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से बाहर के लोग जब आप परफॉर्मेंस देते हैं और आपकी परफॉर्मेंस में झूमते हैं, नाचते हैं, किस तरह का लगता है आपको? क्या लगता है कि आपकी जो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए आप काम कर रहे हैं, उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों को जो है बचाए हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में संजोए हुए हैं, जब आपके धुनों पर जो लोग नाचते हैं तो कैसा महसूस होता है आपके दिल को? बहुत अच्छा लगता है सर, अपनी उत्तराखंड संस्कृति के लिए बहुत ही मतलब दिल खुश हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक जो है बहुत ही बढ़िया झोड़े की कोई अगर धुन सुना दें, और मैं चाहता हूं कि चौखटे की पार्वती अगर हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब हम आपको जो है उत्तराखंड की एक बहुत ही पारंपरिक धुन को सुना रहे हैं,
जो जोड़ा है और ख़ासतौर से कुमाऊं में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, चौखोटे की पार्वती। आइए सुनते हैं रमेश नियाल जी से ये धुन, और वो हमारे दर्शकों को जो है ये धुन बजा के सुना रहे हैं। सुनिए। अभी आपने सुनी उत्तराखंड की पारंपरिक धुन, बहुत ही बढ़िया जो है रमेश नियाल जी ने हमारे दर्शकों को सुनाई। उम्मीद है कि आपको भी जो है पसंद आई होगी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगी हमारी मुलाकात मसक बीन वादक रमेश नियाल जी से, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से जो है वो अपने ग्रुप को चला रहे हैं, कितनी उनको कठिनाई आती है, क्योंकि जब सीज़न नहीं होता तो उस समय पे जो है इनके कलाकार क्या करते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत ये लोग करते हैं क्या उनको उतना मेहनताना मिलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हर वक्त होते हैं, या किस तरह से उत्तराखंड प्रवास के समाज के लोग इनको बुलाते हैं, क्या उनको वो मान सम्मान मिलता है जो एक कलाकार को मिलता है, क्योंकि ये जिस तरह से अपनी पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जो है बचाए हुए है, क्या लगता है कि समाज इनको जो है वो इज्जत और वो सम्मान देता है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, अपने उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों को बचा रहे हैं, उनकी भी जो है उत्तराखंड सरकार हो चाहे संस्कृति विभाग हो ज़रूर इनकी तरफ ध्यान देगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और प्रवास में काफ़ी सारे जो है छोलिया के ग्रुप हैं और लगातार ये अपने उत्तराखंड की पारंपरिक लोग वाद्य यंत्रों को जो है बचाए हुए हैं। आगे ब्रेक के बाद हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से उनका सफ़र आगे चल रहा है, किस तरह से उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, और क्या लगता है कि उनको जिस तरह से वो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या वह सम्मान मिल पा रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में, और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के बेहतरीन मसक वादक रमेश नियाल जी से। आइए फिर से बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। एक बारी फिर से स्वागत है नियाल जी हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका। जी धन्यवाद शिरोरी जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मंच दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नियाल जी, हमने देखा है कि आपके ग्रुप जितने भी दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में शादी ब्याह बहुत होते हैं और उत्तराखंड प्रवासी समाज जो है आप लोगों की बुकिंग भी करता है। तो न्यूतेर में, हल्दी हाथ में, बारात जाने तक और डोली तक क्या आपको लगातार बुकिंग मिलती है, या कोई एक दिन देता है, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन? तो किस तरह की बुकिंग मिलती है आपको? सर बुकिंग तो हमें समाज के ऊपर है, कभी 1 दिन मिलता है, कभी 2 दिन टाइम का भी मिलता है, ऐसे मिलते रहता है काम तो, लेकिन अभी कभी मिलता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत कठिनाई। क्या लगता है आपको कि जो भंगड़ा है या डीजे है या जो बैंड है वो कहीं ना कहीं आपके पारंपरिक उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों को जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है या कम करता है? जो देसी बैंडे हैं ये हमारे वाद्य यंत्रों को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा फिर उसमें कुछ उतना वो हो नहीं पाता है। तो आपको लगता है कि लोग जो है वेस्टर्न की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और उत्तराखंड पारंपरिक धुन की तरफ? हाँ जी, ये अपने जो उत्तराखंड के लोग वाद्य यंत्र हैं इनकी तरफ में अब लोगों का कम ध्यान है। लेकिन हमने देखा है कि कई लोग जो है बुलाते भी हैं आपको और जम के नाचते हैं। हमने देखा है कि उत्तराखंड प्रवासी समाज जो है जम के जो है आपकी धुनों पे नाचते हैं, आपके ढोल दमों पे नाचते हैं, आपके मसकबीन पे नाचते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं? जी बहुत कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं, कभी 1 टाइम बुला लेते हैं, कोई 2 टाइम बुला लेता है,
तो इस तरह से चलता है। तो आपको यानी उतना मेहनताना नहीं मिल पा रहा जिसका आपको जितनी उम्मीद होती है? जी नहीं मिल पाता है, जितनी हमें उम्मीद होती है उतना तो नहीं मिल पाता है। हम जितनी मेहनत करते हैं, जैसे कभी हल्दी हाथ में मिल जाते हैं, कोई इनाम भी दे देते हैं, काम के ऊपर होता है ये तो सब। तो ये मतलब इतना हमारी जो मेहनत है उसका तो कोई नहीं दे पाता है सर। हम चाहते हैं कि हल्दी हाथ में आप जब मंगल शुरू होता है तो आप उसकी एक धुन हमारे दर्शकों को सुना दें, क्योंकि मंगल जो है हमारे उत्तराखंड की एक पारंपरिक धुन है और शादी ब्याह में बहुत चलता है, तो हमारे दर्शकों को एक धुन सुना दीजिएगा। हाथ के समय मंगल गीतों का बड़ा प्रचलन है और ख़ास तौर से ढोल दमा और मसक बीन की धुनों पर जो है उस टाइम जब मंगल शुरू होते हैं तो हर के मन में जो है उनकी धुनें बज जाती हैं। रमेश निहाल जी हमें जो है हल्दी हाथ की एक बेहतरीन धुन सुना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रमेश जी आप शुरू कीजिए। जी आप जो है 10-15 लड़कों का ग्रुप चलाते हैं, आपका काम जो है सीजनेबल होता है, कार्यक्रम जो है हर वक्त नहीं होते, तो ऐसे में इतना बड़ा ग्रुप चलाना, इतने ज़्यादा लड़कों को संभाल के रखना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? जी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया शिरोड़ी साहब, क्योंकि ये रोज़ तो काम मिलता नहीं है, सीजनल काम है। सबको इसमें बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, किसी को काम मिलता है किसी को नहीं मिलता है। अब मेरे पास भी जो लड़के हैं वो भी अब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको काम तो मिलता नहीं है। और अब मैं भी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, मतलब उनको फिर भी उनके हाथ पांव जोड़ के दोबारा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी संस्कृति के लिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो मेरे साथ। आप कह रहे हैं कि कलाकार चाहता है कि उसको जो है मेहनताना मिले, वो पैसा मिले जिससे वो अपना परिवार चला सके। अगर पैसा नहीं मिल पाता है तो वो इस लाइन को छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात पर आ रहा हूँ, उसको मेहनत हक नहीं मिल पाता है, तो आज उसको इसलिए वो अब धीरे धीरे इसको छोड़ने के चक्कर में है। जो मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर अगर वो कहते हैं जी इससे तो नौकरी बढ़िया है, मैं कहता हूँ अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, तो ये है सर, इसमें हमको मतलब वो मेहनत हक नहीं मिल पाता है। यानी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जो है कलाकार उसको जो है बचाए हुए हैं, वाद्य यंत्रों को, पारंपरिक नृत्यों को, पारंपरिक साजबाजों को जो है आप दिल्ली एनसीआर में बचाए हुए हैं, लगातार उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपको वो मेहनताना नहीं मिल रहा। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमको वो मेहनत नहीं मिल रहा है, हम फिर भी लगे हुए हैं अपनी संस्कृति के लिए। चलो मैं तो अपनी बात करूंगा तो मैं तो जॉब करता हूं, तो मैं कर रहा हूं, अभी भी मैं कर रहा हूं, मुझे भी नहीं मिल पाता है उसका पूरा, लेकिन एक क्या करें अपनी। क्या लगता है आपको कहाँ कमी है, या आप लोगों की कला, हुनर और प्रतिभा को लोग पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि जिस तरह से आप जब मंचों पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं या शादी ब्याह में आप जब जाते हैं तो आपकी धुनों पे हर कोई नाचता है, लेकिन क्या लगता है उसके बाद लोग आपको याद नहीं कर पाते? हाँ जी सर, ये भी आपने सही कहा, उस टाइम तो हमारी धूमों में सारे नाचते हो, अब उसके बाद सब भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमें समझते हैं, हमारी कला को समझते हैं। हम तो इसीलिए लगे हुए हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको करे, हमारे उत्तराखंड की शान बान जो भी है यही है। बीच में हमने देखा था कि आपके ही जो है एक छोलिया की जो है अचानक वो
किसी कारण उसका देहांत हो गया था और दिल्ली एनसीआर में जो है एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। तो जिस तरह से वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हमने देखा कि कई यंग लड़के जो है इन कला को सीख रहे हैं, वो सभी जो है बड़े उदास नज़र आए कि जब उनको वो हेल्प, वो मदद नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो हमारे साथ का ही था जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये उसी को देख के, तो अगर उसको कुछ मिला होता या हमारे ऊपर किसी ने ध्यान दिया होता, यही है कि जो आज बच्चे सीख रहे हैं वो अब छोड़ना चाह रहे हैं इस काम को, क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये है सर, अपने क्या बोले अब बताओ, सरकार भी हमारे। लेकिन आप जो है, आप शुरू से ही जो है संस्कृति के प्रति आपका वो रहा है, तो आप जो है लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो अब नए बच्चे आ रहे हैं वो सीखना नहीं चाह रहे इसको, वो नहीं सीखना चाह रहे हैं सर इस काम को। उनको क्यों, वो कहते हैं हमें कुछ मिलता नहीं है, जो मैंने सिखाए हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं। अब कह रहे ये काम हमारा रोज़ तो यानी सीजनल होता है, तो उसमें इनको जो होता भी है उसमें भी उनको पूरा मिलता नहीं है। तो ऐसे तो अगर आप लोग ही अगर इस काम को छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से लोग सीख पाएंगे? हमारी जो परंपरा है वो लुप्त होती चली जाएगी, क्योंकि वाद्य यंत्रों के कलाकार अब बहुत कम रह गए हैं, गिने चुने कलाकार हमने देखा है कि रह गए हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुछ पहल होनी चाहिए आप लोगों के लिए, या आप लोगों की कोई संस्था बने, या आप लोगों ने कुछ अभी सोचा है कि जितने भी छोलिया ग्रुप के लोग हैं, आप लोग दिल्ली एनसीआर में, वो एकजुट हों, एकमुठ हों? जी, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि एकजुट हो, एकमुठ हो, लेकिन कोई हमारे ऊपर ध्यान दे। कोई ध्यान नहीं देता है सर। काम होने के बाद कोई कौन पूछता है? हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को एक बढ़िया सी और धुन अपनी कोई सुना दीजिए। जी, मैं सुनाता हूँ शिरोड़ी साहब, पारे भीड़े की बसंती चोरी रुमा जुमा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनाइए। जिस तरह से आप कह रहे हैं नयाल जी कि लगातार बच्चे जो है इस कला को छोड़ रहे हैं, लगातार जो है क्योंकि उनको वो मेहनताना नहीं मिल पाता, सुख दर्द में जो है उनकी हेल्प नहीं हो पाती, तो कई लड़के जो हैं इस लाइन को छोड़ रहे हैं, जो वाद्य यंत्रों को नहीं सीख रहे हैं, और अगर सीख भी गए हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा नहीं कि क्यों ना, क्योंकि आप लोग कम से कम 250-300 से भी ज़्यादा करीबन ग्रुप होंगे, इतने कलाकार होंगे आप लोग, तो कभी आपने सोचा नहीं कि कोई एक संगठन बनाया जाए जो आपके दुख दर्द को समझे? सर मैं यही चाहता हूँ कि हमारा संगठन बने, एकजुट एकमुठ हो हम भी, कि हमको कभी कोई विपदा आए उस टाइम हम अपने संगठन से ही अपने आपस में वो कर लें। अभी तो लोगों में अभी तक हमने बनाया, मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि हमारा संगठन बने, कोई हमको मतलब उस लाइन में करे। अब हम तो बिजी रहते हैं, ऑफिस भी जाना होता है, तो सर मैं भी खुद चाहता हूँ। कितने होंगे करीबन आप? करीब मेरे पास 300-400, जो मेरे नॉलेज में हम छोलिया के 300-400 टीमें चलती हैं। तो इतने कलाकार हैं छोलिया के सारे, तो हम हर कलाकार के साथ जाते हैं। जैसे हमारे शिवदत्त पंत जी हो गए, आशा नेगी जी हो गई, सोनू मन्नाल हो गए, बिशन हरियाला हो गए, कई जो भी संस्थाएं हैं हम उनके साथ ग्रुप में चलते हैं। नंदा देवी डोली के साथ चलते हैं। तो ये है सर हमारे पास, लेकिन ये मैं खुद चाह रहा हूँ कि हमारा एक संगठन बने, एकजुट हो, एकमुठ हो। इससे क्या होगा, हमें बाहर के भी लोग फिर कुछ करेंगे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आप छोलियाओं की भी एक जो है टीम बने, एक संगठन बने, और जब जब कोई मुसीबत आए तो आपका संगठन उसके लिए कार्य करे। जी सर, मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई संगठन बने, उसके लिए फिर हम। तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कम से कम 250-300 कलाकार हैं जो छोलिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सब से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि भाई एक संगठन बनाओ जिसमें हमारे कल को किसी को विपदा आ जाए। अभी हुआ भी था, 1-2 केस हो भी गए हैं। अभी एक हमारे जयपाल ने की थे, वो बेचारे भी देखो वो भी चले गए। लेकिन संगठन होना जरूरी है सर। मैं यही चाहता हूँ कि संगठन हो हमारा,
किसी को दुख दर्द में हम साथ दे सकें। क्या आपको लगता है कि दिल्ली एनसीआर में इतनी संस्थाएं हैं, आपके लिए कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, या आप लोगों को कोई मान सम्मान देता है या नहीं देता है? सर मान सम्मान तो उसी टाइम होता है जब काम होता है, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं, यही है इसमें। तो संस्थाएं आपको फिर भी वो काम दे रही हैं? हाँ काम तो देती हैं संस्थाएं, जैसे अब मैंने अभी बताया था पंत जी के साथ में कई जगह गया, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ से दिल्ली से बाहर भी जा। आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है कलाकारों के साथ जुड़े हुए हैं, कलाकारों के द्वारा आपको जो है काम मिलता है, साथ ही जो है उत्तराखंडी संस्थाओं के द्वारा आपको काम मिलता है, और जब शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ आपको काम मिलता है? जी सर, जी शादी ब्याह में भी काम मिलता है, लेकिन वही है ना, मैं वो नहीं मिल पाता है ना, पूरा उसका सहयोग नहीं मिल पाता है पूरा उसका, उससे तो दुखी रहते हैं। जो आज बच्चे सिखाने के बाद जो छोड़े, क्यों छोड़े? क्योंकि उनको पूरा हमारा हक नहीं मिल पाता है। लेकिन नयाल जी, सरकारें कहती हैं कि अपने पुराने वाद्य यंत्रों को जो है हम संजो के रखे हुए हैं। इसका उदाहरण है हमारे लीजेंड जो है चंद सिंह राही जी, जो कि लगातार ढोल परंपरा को जो है आगे बढ़ा रहे थे। फिर अभी जो है प्रीतम वर्तमान जी हैं, जागर गायिका बसंती बिष्ट जी हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोग भी उसमें कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकारें आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल सर, सरकार तो हमारे और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, तभी तो हमारे जो ये लोकवादी यंत्र लुप्त हो रहे हैं। आज ये उत्तराखंड में आप जाओगे, अब ये गाँव में लुप्त हो रहे हैं, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अब हम भी जो बचे हुए हैं, आज मेरी भी अब 40-50 की एज हो गई है, मैं भी अब कब तक करूँ? अब इसमें कुछ रहा नहीं, लोगों को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है अभी। आज अगर इंटरेस्ट है, उनको मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। अगर मेरे साथ भी जो जुड़े हैं, वो भी आज कगार पे कि हम छोड़े। आप कह रहे हैं कि जो आपकी कला है, हुनर है, प्रतिभा है, उसका जो है आपको वो मेहनताना नहीं मिल पा रहा जिसकी आपको तमन्ना थी, जिसकी आपको एक वो थी कि अगर मेरे को मेहनताना मिलता तो मैं यही काम आगे करता। आगे मैं इसी काम को और आगे बढ़ाता, पूरे दिल्ली यार, क्या दिल्ली बाहर, दिल्ली से बाहर भी बढ़ाता, अपने उत्तराखंड में तो फैलाता तो, लेकिन उसका वही नहीं है सर, फायदा ही नहीं मिलता है इसका, ये है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट हूँ कि आप हमारी बात को रखें, और आप सबसे पहले आपने मुझे आज अपना इतना समय दिया सर, मैं आपका बहुत बहुत सिरोड़ी साहब तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे जैसे आपने हमें आज पूछा, ऐसे कोई हमें पूछता नहीं है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा कि हमारी बात आगे तक पहुँचे, समाज में पहुँचे, कि हम इस कला को, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, ये है सर। रखें एक मिनट, जो यार कोट सही आ रहा है, देख लो, उसे वो पाइप रखो अपने पास। नयाल जी, हम चाहते हैं कि हमारे नयाल जी, हम चाहते हैं कि एक और सुंदर सी कोई धुन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कौन सी सुनाना चाहेंगे? जी मैं ललित मोहन जोशी जी का सुना देता हूँ, हे दीपा मिजाते दीपा। ओके, हे दीपा आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। रमेश नयाल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकारें हों या संस्कृति विभाग हो, कलाकारों के लिए मंच देता है, कलाकारों के लिए मान सम्मान देता है, कलाकारों को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको प्रोत्साहन करता है, क्या लगता है कि आप तक कभी कोई ऐसा पहुँचे हैं, या कभी आप तक कभी किसी ने कोई मदद करी है? क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा सर, संस्कृति विभाग से हमको तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे तक अभी तक पहुँचे नहीं है। वो कुछ बड़े बड़े कलाकारों के पास पहुँचे हैं, उनको सहयोग करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वो हमारे तक भी पहुँचे, हमारी हुनर को देखे, हमारी प्रतिभा को देखे। हम तो अपने लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपको कहीं भी कुछ भी काम है अपनी संस्कृति के लिए। आज हमारी संस्कृति देश विदेशों में भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लोग जो हमारे लोकवादी यंत्र हैं,
इसको भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान हमारे इन छोटे कलाकारों के ऊपर नहीं है। हम छोटे नहीं हैं, हम अपने हुनर से तो हमारे भी काम चोलिया का बहुत बड़ा ग्रुप है। यानी आप कह रहे हैं कि धरातल पे भी जो है उनको आना चाहिए, धरातल पे भी जो कलाकार काम कर रहे हैं उनकी भी पहचान करनी चाहिए और उनको भी कहीं ना कहीं मंच देना चाहिए। जी बिल्कुल शिरोर साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमको भी कहीं न कहीं हमारा भी वो होना चाहिए। हमारी ओर तो पहुँचते ही नहीं हो, वो बड़े बड़े अभी जिनको मतलब कर रहे हैं तो बड़े बड़े उनका कर रहे हैं। जो अगर ये वाद्य यंत्र नहीं होंगे तो कलाकार कहाँ से होंगे आगे? मैं वैसे बात कह रहा हूँ, बिना वाद्य यंत्रों के कोई कलाकार नहीं होता है। यही है कि मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, संस्कृति विभाग का। यही मैं यानी आप जो है उत्तराखंड की धरोहरों को बचाए हुए हैं, उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को आप बचा के रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि सरकारें आपकी ओर भी ध्यान दें, संस्थाएं आपकी ओर ध्यान दें, क्योंकि अगर ये लुप्त हो जाएगी तो कलाकार मिलने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। यही कहेंगे? यही मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग वाद्य यंत्र लुप्त हो जाएंगे तो कलाकार कहाँ से मिलेंगे फिर? ये तो सब खत्म हो जाएगा फिर। अगर अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के, अपने संस्थाओं से भी कह रहा हूँ जो हमें काम देते हैं, कि वो एक हमें बताए तो सही, एक प्लेटफॉर्म बताए कि भाई ऐसा करना है। हम तक कोई नहीं पहुँचा है। मैं इसीलिए शिरोड़ी साहब आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने मुझे आज अपना इतना समय दिया, इतनी आपने मेरे से इतना परेशानियाँ पूछी मुझे, क्या मतलब उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात भी आप आगे तक रखें, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से भी धन्यवाद। भाई आप जो है संस्कृत प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सभी कलाकारों से? मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारा भी सहयोग करें, हमको भी अपने साथ आगे बढ़ाएं। सभी जितने भी उत्तराखंड के कलाकार हैं सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ रोल होता है। तो अगर आप कलाकार बड़े हो, अगर लोग वाद्य यंत्र नहीं होंगे तो कहाँ से वो कलाकार बनेंगे? हर चीज़ के लिए साजबाज तो बना है ना। तो ये है शिरोड़ी साहब, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारे जितने भी बड़े कलाकार हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचें, वो हमारी बात को भी आगे रखें। साथ ही आप संस्थाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर कम से कम 5000 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं और वो सभी की मदद करती हैं, सामाजिक कार्यक्रमों हो चाहे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और उन्हीं के द्वारा जो है लोगों को काम मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को हम तक नहीं मिल रहा है। मैं आपसे फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ, हम तक ये अभी कोई संस्था ने हमारी वो नहीं की है, मदद नहीं करी, कोई संस्था ने नहीं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहता हूँ भाई हमारा भी कहीं पर हमको भी बताइए, हमारे भी हेल्प करिए, हमारी बात को आगे पहुँचाइए। हम इतना छूलिया टीमों को चला रहे हैं दिल्ली में, तो अगर हम ही इसको ख़त्म कर देंगे आगे कहाँ से देखेंगे? आज हमारा उत्तराखंड का भी नाम हो रहा है, विदेशों में भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये है शिरोड़ी साहब। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपको मदद मिलनी चाहिए, आपकी कला और हुनर की प्रतिभा को आपका वो सम्मान मिलना चाहिए, जिससे कि आप इस विधा को जो है आगे बढ़ाते रहें और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ सर, जो आप बता रहे हैं मेरा भी यही है कि ये संस्कृति आगे बढ़े। दयाल जी का साफ कहना है कि जिस तरह से वो लगातार जो है उत्तराखंड के साजबाजों को दिल्ली एनसीआर में संजोए हुए हैं, लगातार जिस तरह से वो अपनी टीम के द्वारा जो है उत्तराखंडी परंपराओं, उत्तराखंडी साजबाज को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द ज़रूर है कि उनको लगता है कि उनको वो मेहनताना नहीं मिल रहा, उनके हुनर की वो पहचान नहीं हो पा रही जिसके वो हकदार थे। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारे ग्रुप हैं और लगातार 250 से 300 छोलिया के कलाकार होंगे, लेकिन उनका कोई संगठन ना होने के कारण ये बिखरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि एक संगठन हो, इसके लिए जो है कलाकार आगे आएँ, संस्थाएं आगे आए और इनकी मदद करें, जिससे कि ये इस कला को आगे बढ़ाएं, इस कला को जो है संजो कर रखें और अपने उत्तराखंड की परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। देश विदेश में जो है उत्तराखंड का नाम हो, यहाँ की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं और लगातार रमेश नयाल जी की यही गुजारिश है सभी से कि वो हम जैसे कलाकारों का भी ध्यान जरूर दें। हम जाते जाते जो है आपको फिर से एक जो है देवभूमि की मधुर मसक बीन की धुन सुना देते हैं। जय जय बद्रीनाथा। हमारे मसक बीन वादक रमेश नयाल आपको सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी।
रमेश निहाल जी, आपने बहुत सुंदर जो है मसक बीन की धुनों को जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, साथ ही अपनी अपनी प्रतिभा और हुनर से जो है हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। हमें उम्मीद है कि आपको जो है ज़रूर जो है सरकारें हों, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे संस्कृति विभाग हो, चाहे उत्तराखंड की संस्थाएं हों, जरूर आप जैसे कलाकारों के लिए एक जरूर संगठन तैयार करेगा, आप लोगों की भी मदद करेगा और आप लोग जो है इसी तरह अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। पूरा उत्तराखंड समाज आप लोगों के साथ है। आप इसी तरह जो है उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और वाद्य यंत्रों को आगे बढ़ाते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिरोड़ी जी। मैं आपका पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को अपना इतना समय दिया, हमारी दुख सुख को आपने सुना, जिसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी कामना है। तो ये थे रमेश निहाल जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से वो उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनके दिल में जो है उत्तराखंड संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्यार है। इसीलिए वो जो है दिल्ली एनसीआर और प्रवास में जो है लगातार जो है वाद्य यंत्रों के द्वारा, मसक बीन के द्वारा उत्तराखंडी धुनों पर जो है लोगों को नचाते हैं, लोगों को झूमने पर मजबूर करते हैं और निरंतर इस कार्य को करते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक पीड़ा जरूर है कि उनको वो मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, उनकी कला को जो है लोग परख नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो पीड़ा जरूर है। और जिस तरह से नए कलाकार छोलिया के आ रहे हैं और उनको वो मेहनताना नहीं मिल रहा, वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कलाकार जो है इस तरह के वाद्य यंत्रों को नहीं बचाएंगे तो आगे की परंपरा को हम किस तरह से बचा पाएंगे। इसलिए जो है सरकारें हों, चाहे संस्थाएं, उनको आगे आना चाहिए और इन जैसे कलाकारों के लिए जरूर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। फिलहाल रुकते हैं, आज के लिए हमारा कार्यक्रम यहीं भी समाप्त होता है। अपने सहयोगी मनोज कोठारी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी और उत्तराखंडी ऐसी हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात।